फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये दो एसेज आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, द रोड टू हैप्पीनेस और टाइट कॉर्नर्स। द रोड टू हैप्पीनेस की बात करें जो कि बर्ट्रैंड रसेल का लिखा हुआ ऐसे है, और टाइट कॉर्नर्स जो कि ईवी लुकास का लिखा हुआ ऐसे है। दोस्तों, इन एसेज से पहले मैंने आपको सर रोजर एट होम, द स्पेक्टेटर क्लब और इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, ये आपको एसेज मैं पढ़ा चुका हूँ। इनकी इम्पोर्टेंट लाइंस भी आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। अब आज जो मैं एसेज पढ़ाने वाला हूँ, द रोड टू हैप्पीनेस और टाइट कॉर्नर्स, इनकी टेक्स्ट तो एग्जाम में नहीं पूछे जाते और ना ही कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्टोरी के अंदर से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इन दो एसेज की केवल समरी भी आप तैयार कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो आज मैं इन दोनों एसेज की वन बाय वन करके पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा कि इसमें क्या एसेइस्ट बताना चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में है ये ऐसे, टाइट कॉर्नर्स भी, द रोड टू हैप्पीनेस भी। अगर तो हम दोनों की ही बात करें तो दोनों फिलोसॉफिकल आइडियाज, फिलोसॉफिकल थ्योरी अपने आप में रखते हैं, द रोड टू हैप्पीनेस और टाइट कॉर्नर्स दोनों ही। अब इससे पहले आपने सर रोजर एट होम पढ़ा, जिसमें आपने सर रोजर डी कावलरी के कैरेक्टर को आपने देखा और ये देखा कि किस प्रकार से राइटर के साथ ट्रीटमेंट हुआ जब वो सर रोजर के पास गए, और उनको कितना बेटर फील कराया गया। और इवन जो राइटर है वो उनके जो सर्वेंट्स हैं, जो टेनेंट्स हैं, उनके बारे में जब वो देखते हैं कि किस प्रकार से वो लोग सर रोजर को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं और सर रोजर उनसे कितने प्यार में रहते हैं। और कारण क्या है? क्योंकि सर रोजर ने कभी उनको परेशान नहीं किया किसी भी बात को लेकर, और बल्कि वो उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि मानो उनके परिवार के सदस्य हों। और यही कारण है कि सर रोजर के जो सर्वेंट्स हैं वो बड़े हो चुके हैं, यानी कि वृद्ध हो चुके हैं उनकी सेवा करते करते, और कभी उन्होंने अपने मास्टर को उनकी बुराई करते हुए या फिर उनके द्वारा उनके मास्टर की बुराई करते हुए कभी नहीं देखा गया। तो दोस्तों, ये आपने सर रोजर एट होम में देखा। फिर स्पेक्टेटर क्लब जो मैंने आपको पढ़ाया था, स्पेक्टेटर क्लब द स्टोरी ऑफ 6 मेंबर्स, ये 6 लोगों की कहानी थी। रिचर्ड स्टील का द स्पेक्टेटर क्लब है, बहुत अच्छी स्टोरी है और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस भी आपके साथ डिस्कस की जा चुकी हैं। इसके बाद मैंने आपको इन एजी गार्डनर का इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस जो ऐसे है ये पढ़ाया, और ये इसमें राइटर की अज्ञानता के बारे में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो लेखक था उसको अपने ज्ञान पर घमंड होने लगा था, और जब घमंड होने लगा तो किस प्रकार से उसका जो ज्ञान था वो, मतलब उसका जो घमंड था वो किस प्रकार से चूर चूर हो गया, और उसने अपने आप को कहाँ स्टैंड पाया। और ये तब जब लेखक से किसी ने कहा कि वो उसकी मदद लेना चाहता है, तो लेखक को लगता है कि मेरे ज्ञान की कोई क्या मदद ले सकता है, मैं तो खुद फुल ऑफ इग्नोरेंस हूँ। तो इसके एपिसोड्स कैसे वो इग्नोरेंस की श्रेणी में आता है, कैसे उसको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं जो कॉमन चीज़ें हैं, तो वो सारी कहानी आपके साथ डिस्कस की जा चुकी है। अब हम जो दोस्तों नेक्स्ट ऐसे की तरफ जो हम मूव करने वाले हैं, ये हमारा है द रोड टू हैप्पीनेस। ये बर्ट्रैंड रसेल का लिखा हुआ ऐसे है, द रोड टू हैप्पीनेस। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। वैसे मैं टेक्स्ट जो है ऐसे वो आपको सेंड कर दूंगा, एक बार उसे आप पढ़ के देख लेना, बट इसकी लाइंस को इंपॉर्टेंट लगवाने की कोई ज़्यादा बड़ी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और 1% आ भी गई तो जब स्टोरी आप समझ लेंगे तो लाइन्स पहचान ही लेंगे। दोस्तों, रोड टू हैप्पीनेस में किस बारे में बताया गया आप समझ ही गए होंगे टाइटल से, द रोड टू हैप्पीनेस, एक खुशी वाली सड़क। अब खुशी वाली सड़क का मतलब यहाँ पर द वे से है, द पाथ से है, एक ऐसा रास्ता जिसको हम चुने तो हमें खुशी मिले। वो खुशी वाले रास्ते की यहाँ पर बात की गई है। और अगर जो हम बात करें खुशी की, तो खुशी को लोगों ने ज़्यादा स्थान नहीं दिया, क्योंकि गंभीरता की तरफ लोग ज़्यादा बढ़ते हैं। और स्पेशली अगर जो हम फिलोसोफर्स की बात करते हैं, मॉरलिस्ट्स की बात करते हैं, नैतिकवादी जो लोग होते हैं या फिर जो दार्शनिक लोग होते हैं, वो शुरू से ही इम्पोर्टेंस देते हैं अर्नेस्ट नेचर को, सीरियस थॉट्स को, और जबकि उनके लिए खुशी के लिए कोई स्थान नहीं है, बल्कि वो तो खुशी को एक तरह से ह्यूमिलिएट करते हैं, वो उसकी निंदा करते हैं। और ऐसा कब से हो रहा है? 2000 वर्षों से।
यू कैन सी द स्टार्टिंग लाइन्स। और अगर जो हम स्टार्टिंग लाइन्स को देखें तो यही लाइन्स आप देखिए, फॉर ओवर 2000 ईयर्स इट हैज बीन द कस्टम अमंग अर्नेस्ट मॉरलिस्ट टू डिक्राई हैप्पीनेस एज समथिंग डिग्रेडेड एंड अनवर्दी। अगर जो हम पिछले 2000 वर्षों की बात करें, उससे ज़्यादा की बात करें, तो जो नैतिकवादी लोग हैं, जो दार्शनिक लोग हैं, उनको क्या लगता है, उनको खुशी जो है, जो हैप्पीनेस है, वो उसका कोई स्थान नहीं लगता। वो ऐसा लगता है जैसे कि उसका फॉल हो चुका हो खुशी का, और वो अनवर्दी सी उनको फील होती है। इतना क्लियर। इसके बाद जो राइटर है वो ये कहते हैं, खुशी की निंदा दार्शनिक बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं खुशी की। जबकि अगर जो हम पीछे से हम आगे की तरफ आते हैं, मॉडर्न एज की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने खुशी के ऊपर अपने विचार प्रकट किए, खुशी को एक स्थान दिया, लेकिन उनको भी क्रिटिसाइज किया जाता है सीरियस फिलोसोफर्स के द्वारा। ऐसे लोग जो खुशी को जगह देते हैं, जो खुशी को डिफाइन करते हैं, उनको भी क्या समझा जाता है, उनका भी आलोचना की जाती है। और आलोचना कौन करते हैं? आलोचना करते हैं जो सीरियस फिलोसोफर्स होते हैं, जो दार्शनिक होते हैं, वो बात करते हैं। तो दोस्तों, एक तरफ तो ये बात कही गई। अब दूसरे फेज में अगर जो हम देखें, दूसरे फेज में क्या चीज आती है, अब हम बात करते हैं वो लोग कौन से हैं जो दुखी हो जाते हैं और एक ढोंग रचाते हैं खुश होने का। ऐसे लोग हैं, हिपोक्राइट टाइप ऑफ पीपल होते हैं, और ऐसे लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। और ये जो ईर्ष्या है, ये दुख को लेकर आती है, और जो सुख की एक फीलिंग्स है वो कहीं दूर चली जाती हैं जब ये दुख होता है। अब ये ईर्ष्या कैसे आती है? हमारे समाज में ऐसे लोग होते हैं जो समाज में अपने आप को बहुत महान दर्शाते हैं, त्यागने वाले दर्शाते हैं, अपना मतलब चीज़ों का त्याग कर देने वाले दर्शाते हैं। और वो कौन हो सकते हैं? वो साधु संत हो सकते हैं, वो कोई नेता हो सकते हैं। अब ऐसे लोग देखने में हमें बहुत बढ़िया लगते हैं, दूर से हमें बड़े सज्जन लगते हैं। वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, बिल्कुल उसी तरह ऐसे लोग हमें देखने में बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन इनके पीछे एक मुखौटा छुपा हुआ होता है, इनके पीछे एक फरेब छुपा हुआ होता है, इनके पीछे एक झूठ छुपा हुआ होता है। अब वो झूठ क्या है? वो झूठ है दिखावे का झूठ। दूसरों के सामने कुछ और वास्तव में कुछ और। ऐसे लोग होते हैं। अगर जो हम लिटरेरी भाषा में, अगर जो हम फिगर स्पीच में जाए दोस्तों, तो आयरॉनिकल नेचर मैं इसको कहूंगा कि इस प्रकार का नेचर ऐसे लोगों का होता है। ये क्या करते हैं? जब देखते हैं कि उनके सामने वाला खुश है, सामने वाले को कोई खुशी मिली है, तो सामने वाले की खुशी इस बंदे पर बर्दाश्त नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे, सर ये जो सेंट होते हैं, जो महात्मा होते हैं, ये तो बड़े त्यागी होते हैं, ये तो चीजों का त्याग कर देने वाले होते हैं, फिर ऐसा क्यों? आप इन्हें भी देख लेना। ये लोग भी जब देखते हैं ना, अपने से ऊपर कोई, उनसे लगता है कि मेरे से ऊपर कोई साधु आ रहा है, मेरे से ऊपर कोई संत आ रहा है, तो ये उससे ईर्ष्या फील करने लगते हैं और दूसरे की, अपने कंटेम्परेरी की बुराई करने लगते हैं। ऐसे ही नेता होते हैं। नेता को आपने देखा होगा क्रिटिसाइज करते हुए, जब नेता को लगता है कि ये मेरी जो है वोट काट सकता है, या फिर मेरी इमेज पर जो है कहीं ना कहीं एक खतरा मंडरा रहा है, और इसकी वजह से, क्योंकि इसकी इमेज ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, तो वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, और यहीं से जेलस नेचर स्टार्ट होता है। और ये जो ईर्ष्या है, ये सुख को खत्म कर देती है, और क्या लेकर आ जाती है? दुख लेकर आ जाती है, दुख लेकर आ जाती है। और ऐसे व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को बहुत उसकी आलोचना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, और वो
सुख के स्थान पर दुखी हो जाते हैं, सुखी होने के स्थान पर क्या हो जाते हैं, दुखी। तो एक तो दोस्तों ये मोड बताया गया इसका, खुश होने का और दुख होने का। अब दूसरा एक और चीज बताई गई, कुछ ऐसी चीजें हैं इंसान को, चाहे वो स्त्री प्रेम हो, चाहे वो मदिरा का प्रेम हो, यानी कि वाइन लव, जिनको बूजी टाइप बोलते हैं, किसी भी प्रकार का जो नशा होता है, लेखक ये कहता है कि किसी भी प्रकार का नशा, चाहे वो स्त्री का नशा हो, वो या फिर शराब का नशा हो, जिसको इसकी लत लग जाती है, वो स्टार्टिंग में अपने आप को पाता है इन द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड ही फील्स दैट ही इज मूविंग टुवर्ड्स द रोड ऑफ हैप्पीनेस। उसको लगता है कि वो कहां जा रहा है, वो एक खुशहाल सड़क पर आगे निकला हुआ है, वो सड़क जो उसके शरीर को, उसकी इच्छाओं को शांत करती है, एक खुशी देती है, उस सड़क पर निकला हुआ है। लेकिन लेखक कहता है कि जितना स्टार्टिंग में ये चीजें हमें आनंद देती हैं, बहुत अच्छा लगता है, जैसे ही टाइम बढ़ता चला जाता है, these things become very very painful। ये चीजें जो हैं, इनका जो परिणाम है वो बड़ा दर्द वाला होता है, चाहे वो स्त्री का प्रेम हो। और स्त्री के प्रेम को यहां पर दोस्तों लव, ट्रू लव की बात नहीं की गई, यहां पर बात की गई है फिजिकल लव की, उस फिजिकल लव की बात की गई है। और जो ड्रिंक, वाइन की बात की गई है, वो आप जानते ही हैं कि जो आपने देखा होगा, जो शराबी होते हैं वो छोड़ते नहीं है शराब आसानी से। और इसी प्रकार से जो लेडी किलर्स होते हैं, लेडी किलर्स का मतलब उससे मत निकलना कि स्त्रियों को मारने वाले, लेडी किलर का मतलब होता है अ पर्सन हु इज वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स विमेन, और वो इजीली उनको अपने इंपैक्ट में ले भी लेता है, ऐसे आदमी की बात को बोलते हैं लेडी किलर। अगर जो आप सीधे अपनी बॉलीवुड मूवीज की तरफ जाए तो इमरान हाशमी नाम लेते ही आप समझ गए होंगे, अ काइंड ऑफ लेडी किलर। तो वो यही चीज कहते हैं कि ऐसे लोग जो सेक्सुअल प्लेजर्स में, ठीक ना, जो सेक्सुअल प्लेजर्स में खुशी तलाशते हैं, मतलब जो इसके अलावा ड्रिंक में खुशी तलाशते हैं, तो उनके लिए उनकी जो खुशी है वहीं तक सीमित रह जाती है और खत्म हो जाती है, और बाद में उनको इसके स्थान पर क्या मिलता है, दर्द भुगतना पड़ता है। इसके साथ साथ एक और मोड़ बताया खुशी और दुख का। बहुत से लोग ये होते हैं, उनको और चाहिए होता है, जितना मिल गया ना उतना और चाहिए होता है। कहते हैं ना, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, ये दिल मांगे मोर, वही सिचुएशन उनकी होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको ज्यादा की तलाश होती है, और जब वो ज्यादा की तलाश, यानी कि वो सोचते हैं कि मुझे इतना मिल गया तो इतना और मिल जाए, इतना मिल गया इतना और मिल जाए। पहले पैदल चलते थे, साइकिल मिल गई, साइकिल मिली तो मन हुआ कि रेंजर साइकिल हो, रेंजर भी साइकिल मिल गई, फिर उसके बाद में मन हुआ कि गियर वाली साइकिल आई हुई है वो हो जाए, वो भी मिल गई, और उसके बाद फिर स्कूटी मिल जाए, बाइक मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, गाड़ियों में भी नई नई कंपनीज की नए नए लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं, वो मिल जाए। तो ये इच्छाओं का पिटारा क्या समाप्त होता है? कभी नहीं होता। ये इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। तो जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पाने के लिए इस पैसे को यूं ही बहाता रहता है, वो व्यक्ति सोचता है कि मैं आनंद प्राप्त कर रहा हूं, लेकिन उसके आनंद का ये पतन है। ये आनंद नहीं होता किसी प्रकार का। लेखक कहता है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से चीजों की तलाश करता है, चीजों में लगा रहता है, क्यों? क्योंकि उसको लेखक ऐसा क्यों कहता है? वो कहता है कि उसने प्रकृति का वास्तविक आनंद लिया ही नहीं है। जिस चीज के लिए वो पैदा हुआ है उसने उस चीज का आनंद लिया ही नहीं है। तो ये चीजें जो हैं क्या नहीं देती? खुशी नहीं देती। अब बहुत से लोग जो हैं क्या करते हैं, बहुत से लोग कामों में लगे रहते हैं, अपने कार्य करते रहते हैं, लेकिन उनके पास जो खेती बाड़ी होती है उसके लिए समय नहीं होता।
अगर जो वो वास्तव में उसके लिए समय निकालें तो उनको खुशी मिलेगी। दोस्तों, ये जो आइडिया है और ये जो फिलॉसफी है, ये हमें याद दिलाती है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस को, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स एंड वी सी लिटिल इन नेचर दैट इज आर्स। कि हम सांसारिक इच्छाओं में बहुत ज्यादा हैं और प्रकृति जो हमारी है हम उसका साथ नहीं दे रहे हैं, हम उससे दूर भाग रहे हैं। और वो चीज ये कहते हैं कि इससे क्या होता है, इससे आनंद मिलता है। तो अगर जो हम प्रकृति के साथ हम आगे बढ़ेंगे, उससे मिक्सअप रहेंगे, तो हमें आनंद की स्थिति मिलेगी। अब दूसरा आनंद कहां रुक जाता है, ये रोड टू हैप्पीनेस में एक रेस्ट्रिक्शन कहां आ जाती है। ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसे सोचने वाले लोग, अगर दोस्तों आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं तो काउंट कर लेना अपने आप को। ऐसा सोचने वाले लोग कभी खुश नहीं रह सकते। लेखक का मानना है जो लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो डर का शिकार होते हैं और उनको नहीं पता होता डर के आगे जीत है। ये तो माउंटेन ड्यू पीने वालों को पता होता है ना, लेकिन वास्तव में हम माउंटेन ड्यू की बात नहीं कर रहे। खैर, हम यहां पर बात कर रहे हैं खुशी की। तो जो खुशी है वो कब मिलेगी? खुशी तब मिलेगी जब आप समाज के बारे में सोचना छोड़ देंगे। अब कैसे? कि आपने इतने पढ़े लिखे हैं, अब उस समय रोजगार आपको मिल नहीं रहा और छोटा काम करने में शर्म आती है। शर्म आती है तो ये सोचते हैं ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। वो काम आप करते नहीं तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि किसी स्पेशल कम्युनिटी का नाम खोलूंगा, लेकिन आपने कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ स्पेशल कम्युनिटीज को देखा होगा। वो लोग ये नहीं देखते कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, जो उन्हें करना होता है ना वो करते हैं और करोड़पति अरबपति तक भी बन जाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। तो वही चीज है, चाहे शिक्षा हो या कोई भी आपका और क्षेत्र हो, जब आप इस चीज का त्याग कर देंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप उस समय इन लोगों की भीड़ से बहुत आगे निकल चुके होंगे और आप उस रोड टू हैप्पीनेस पर पहुंच चुके होंगे। क्योंकि समाज के बारे में सोचना ये एक तरह की रुकावट है आपकी तरक्की में, आपकी खुशी में। तो तरीका अपना हो और उस पर आगे बढ़े। और दूसरी चीज, दूसरों के लिए भी रोल मॉडल बने, कठपुतली ना बने। लेखक क्या कहना चाहता है कि किसी प्रकार की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। अब दूसरी चीज वो क्या कहते हैं, उन लोगों को खुशी नहीं मिल पाती जो अपने फेलियर से हार जाते हैं। दोस्तों, बहुत मोटिवेट करने वाला ये ऐसे है, फुल ऑफ मोटिवेशन है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि फिलोसॉफिकल आइडियाज हैं। ऐसे लोगों को खुशी नहीं मिल पाती जो अपने फेलियर से हार जाते हैं। क्योंकि सफलता का रास्ता दोस्तों असफलता से होकर ही जाता है। आप आज असफल हुए हैं, लड़खड़ाए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हिम्मत हार जाएं, आप रास्ता छोड़ दें। आपने दोस्तों मेरी भी पंक्तियां सुनी होंगी, कदम के लड़खड़ाने को समझना अपनी हार तू, कदम के लड़खड़ाने को समझना अपनी हार तू, अभी तो बस आरंभ है, स्नेह से स्वीकार तू, स्नेह से स्वीकार तू। तो दोस्तों, अगर फेलियर आती है तो उसका मतलब यह नहीं कि आपको रुकना है, ना रुकना है, ना झुकना है, आगे बढ़ते जाना है। इसके साथ साथ बहुत से लोग अपने आप को धार्मिक प्रवृत्ति का बताते हैं, फुल ऑफ स्पिरिचुअलाइजेशन रखते हैं। तो क्या आपको ऐसे लोग खुश दिखाई पड़ते हैं या फिर वो पूरी तरह से सुखी होते हैं? ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं कि अगर जो आप ऐसे हैं, धार्मिक है, तो आप सही रहेंगे।
आपको मानसिक रूप से सही होना जरूरी है। मानसिक विकृतियां, अगर जो धार्मिक आपने कोई ड्रेस पहनी हुई है और दिमाग आपका गंदा है, मानसिक रूप से आप डिप्राइव्ड हैं, तो फिर आपको खुश नहीं कहा जा सकता और आपका जीवन अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक अच्छी लाइफ के लिए क्या चाहिए? अच्छी लाइफ के लिए अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा माइंड चाहिए, एक और अच्छी एक्सरसाइज चाहिए और एक अच्छी कंपनी चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके राइटर ने कहा है यहां पर द रोड टू हैप्पीनेस में। केवल हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ना, एसेंशियल नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो हैं, वो पूरी होनी चाहिए, नथिंग एल्स, बाकी कुछ नहीं। ये चीजें पूरी हो गई, आपने लालच नहीं रखा, लालसा नहीं रखी, वासना नहीं रखी, तो आपको खुश होने से कोई नहीं रोक सकता। और समाज के बारे में आपने सोचना छोड़ दिया कि समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से वैसा होगा, ये चीज छोड़ दी आपने सोचनी। तो मानिए कि आप खुशी की तरफ बढ़ रहे हैं, वरना तो अपनी कब्र को खुद ही खोद रहे हैं। तो आपको डिसाइड करना है, आपको द रोड टू हैप्पीनेस की तरफ बढ़ना है, द रोड टू सैडनेस की तरफ बढ़ना है। तो दोस्तों, ये था इससे द रोड टू हैप्पीनेस। अब ईवी लुकास के ऐसे की तरफ बढ़ते हैं हम, और जिसका नाम है टाइट कॉर्नर्स। अब ये टाइट कॉर्नर क्या होता है दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो टाइटल को ही समझना जरूरी है। टाइट कॉर्नर्स, टाइट कॉर्नर्स एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति जिससे आपका निकलना मुश्किल हो जाए। जो कठिन सिचुएशंस लाइफ में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं, ऐसे ऐसे फेज आ जाते हैं जहां पर हम सोचते हैं कि हम ये कर लें, वो कर लें, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन चीजें बिल्कुल अपोजिट हो जाती हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो ऐसे टाइट कॉर्नर्स को हो सकता है आपने भी कभी फेस किया हो। कभी कभी हमारा मन जो है वो किसी चीज पर अटक जाता है, हमें ये चाहिए, फिर दूसरी तरफ मन करता है नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अब बेचारा मन करे तो क्या करे, वो किधर जाए। और कभी कभी हम खुद अपने पागलपन का शिकार खुद ही बन जाते हैं। हम जानते हैं कि हमें यहां नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि हम इस लायक हैं नहीं, लेकिन हम उस चीज को कर लेते हैं। ऐसा हो जाता है। और यह भी कहा जाता है कि इंसान को अपनी चादर से ज्यादा पैर नहीं पसारने चाहिए, और पसार लेता है जो व्यक्ति वो फंस जाता है, और फंसता भी बुरा फंसता है। ये परिस्थितियां हैं लाइफ की, लेकिन कुछ लोगों के साथ एक लक फैक्टर बहुत ज्यादा काम करता है। कुछ लोग तो चाय बेचकर भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और कुछ बेचारे जिंदगी भर चाय ही बेचते रहते हैं, और वो भी फुटपाथ पर। होता है ना ऐसा। तो ये जीवन है, ये लाइफ है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको एक यहां पर लेखक के साथ का एक अनुभव शेयर करना चाहूंगा, जो लेखक के साथ हुआ और जो कि आपके टाइट कॉर्नर्स की स्टोरी है। इसकी स्टोरी ही आपको समझनी है, ये समझ में आनी चाहिए। ये सेंट जेम्स स्ट्रीट में एक क्लब था, उसकी कहानी है दोस्तों। और यहाँ पर जो एक व्यक्ति है, और ये व्यक्ति कोई और नहीं है, राइटर ही है। ये अपने एक फॉरेन फ्रेंड था इनका, एक विदेशी मित्र था, उनके कहने पर ये एक ऑक्शन में पहुंच जाते हैं। ऑक्शन मतलब नीलामी। और जो नीलामी हो रही थी दोस्तों, उसका नाम था क्रिस्टाज ऑक्शन हॉल। क्या नाम था? क्रिस्टाज ऑक्शन हॉल। तो क्रिस्टाज ऑक्शन हॉल पर ये पहुंच जाते हैं, और जब ये उस हॉल पर पहुंचते, दोस्तों क्रिस्टिया ऑक्शन हॉल, में क्रिस्टाज गलत बोल गया, क्रिस्टिया ऑक्शन हॉल पर जब ये पहुंच जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट वर बीइंग ऑक्शन देयर। जो सुंदर सुंदर तस्वीरें थी
उनकी वहां पर नीलामी चल रही थी। और जो व्यक्ति बोली बोल रहा था, सॉरी, जो नीलाम कर रहा था चीजों को, वो क्या करता, एक एक करके पेंटिंग को उठाता। और पेंटिंग बहुत प्रीशियस थी, अच्छी पेंटिंग्स थी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कह सकते जितने दामों में वो बेची जा रही थी। बोली जैसे कि नॉर्मली लगती है, कम मूल्य से बोली स्टार्ट होती और धीरे 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 ऊंची बढ़ती चली जाती और फिर लास्ट में जो बोली थी वो समाप्त हो जाती थी। अब लेखक के मन में विचार आया, भाई ये तो अच्छी चीज चल रही है, यहां तो मुझे भी जाना चाहिए। तो वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन उसने सोचा आज मैं भी कपिल शर्मा क्यों ना बन जाऊं, कॉमेडी शो करते हैं यहां पर एक। तो वो मजे लेने के लिए उसने सोचा कि मैं भी बोली लगाऊं। तो उसने बोली लगानी चालू की, एक ऐसी पोर्ट्रेट की जिसमें वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। ही हैड नो मूड टू बाय इट, इवन ही हैड नो मनी टू बाय इट। दोस्तों, ना तो उसका मूड था और ना उसके पास पैसा था कि वो उस पोर्ट्रेट को खरीद पाए। उस पोर्ट्रेट को खरीदने के लिए ना तो मूड और ना ही पैसा, दोनों चीज उस व्यक्ति के पास नहीं थी। अब बोली तो लग रही थी उस पोर्ट्रेट की। जो पहली बोली लगी, याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली बोली जो उस पोर्ट्रेट की लगी वो कितनी थी, 4000 गिन्नीज, 4000 गिन्नी। 4000 गिन्नी की बोली लगी, पहली बोली। कितनी गिन्नी की लगी, 4000 गिन्नीज। अब 4000 लगी तो इसको क्या लगा, इसने सोचा कि मुझे जो है ये 4000 में मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, चलो मजे लेता हूं थोड़े से। लेनी तो थी नहीं उसको, तो उसने क्या किया, उसने कह दिया 4050। 4050, और पता था उसे कि 4050 से आगे कोई बोलेगा, 60 बोलेगा, 70 बोलेगा, 80 बोलेगा, 90 बोलेगा या 5000 बोलेगा, कुछ तो बोलेगा। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। अब उल्टा क्या पड़ा, किसी और ने बोली लगाई नहीं, और इस व्यक्ति ने कितनी लगाई थी, जो लेखक था, 4050 गिन्नीज ये लगाई थी। अब जब दूसरे ने नहीं लगाई तो अब ये पोर्ट्रेट किसको खरीदनी थी, ये पोर्ट्रेट अब इसी व्यक्ति को खरीदनी थी, यानी कि राइटर को खरीदनी थी। क्योंकि मैं राइटर डायरेक्ट इस वजह से नहीं कह रहा हूं, लेखक ने स्पेशली अपने आप को आई रेफर करके नहीं बोला, तो व्यक्ति के रूप में दर्शाया है। बट जब आप इसके फिलोसॉफिकल आइडियाज को पढ़ेंगे, इसके डेवलपमेंट ऑफ थॉट को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कोई और नहीं, लेखक अपनी ही बात कर रहे हैं। तो वो जो पार्ट, मतलब जो पोर्ट्रेट थी, वो अब लेखक के हिस्से में आ गई। लेकिन उसको मैंने जैसे आपको बताया था, उसको लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, वो तो केवल मजा ले रहा था ऐसी सिचुएशन में। और ऐसा नहीं, इस व्यक्ति की स्थिति बहुत बेकार थी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी कि वो यूं ही खरीद ले, शाही लोगों की तरह ठाट रखे। अब उसको लगा आप करे तो क्या रे क्या। ऐसे में कौन याद आया, जो उसका फॉरेन फ्रेंड था। अपने तो अपने होते हैं, लेकिन दोस्त दोस्त ना रहा। वो वाली सिचुएशन इसके साथ हो गई। उसका जो दोस्त था, उसको पता चला कि भैया अब बात तेरे पे आएगी, पैसा तुझसे लिया जाएगा, और तो वो चुपचाप वहां से सरक लिए। वो तो चुपचाप सरक लिया। अब ये जो व्यक्ति था, इसने इधर उधर करके देखा, भाई मेरा साथी कहां गया, जो आया था मेरे साथ, मेरा दोस्त कहां गया। क्योंकि पैसे अपने दोस्त से ले लेगा, लेकिन दोस्त तो था ही नहीं। दोस्त ने तो जो है एकदम भग गया, उसकी तो हवा खराब हो गई कि उसे पैसे ना देने पड़ जाएं। फिर उसको याद आया कि मैं अपने रिश्तेदार को से ले लूंगा, किसी रिश्तेदार से। रिश्तेदारों के बारे में सोचता कि कौन मुझे पैसे दे सकता है, कौन मुझे उधार दे सकता है, मैं उधार पैसे लेकर इसको ले लूंगा। अब उधार लेके ले ले, या फिर उसके मन में आई कि एक काम ना करे, वो अपनी जो वास्तविकता है वही जो बता दे, वो उन लोगों को जो उसकी स्थिति है वही बता दे कि क्या हालत है उसकी। वो उसको नहीं ले सकता, लेकिन उसको लगता है अगर जो ऐसा किया तो बिल्कुल भी जो थोड़ी बहुत पर्सनैलिटी है, थोड़ी बहुत एक रेस्पेक्ट है, एक रिगार्ड है, वो सब कुछ ना छिन जाए।
वो सब ना चला जाए, इंसल्ट ना हो जाए समाज में, तो मैं क्या करूं? बड़ा परेशान कि कहां से पैसा लूं, कैसे पैसा आए, हे भगवान कुछ मदद कर दो। वो भगवान के बारे में सोचता है कि भगवान कुछ मदद कर दो कैसे भी करके, लेकिन तब भी अचानक से, कभी कभी देखो ये कभी कभी होता है, रेयर केसेस होते हैं, इस व्यक्ति का लक अच्छा था, उसने ईश्वर को याद किया और ईश्वर ने उसकी मदद कर दी, क्योंकि उसका मोटो कोई बुरा नहीं था, वो जस्ट फॉर द एंजॉयमेंट से गया था, वहां पर आनंद के लिए गया था, लेकिन उसको क्या पता था उसके ही गले पड़ जानी है वो पोर्ट्रेट। लेकिन तब यहां पर, इससे भी मैं बेवकूफ इंसान कहूंगा, एक ऐसा बेवकूफ इंसान वहां पर पहुंच गया और उसने क्या कहा, उसने 50 गिन्नी और बढ़ा दिए रेट। चलो भाई ठीक है, इसमें मैं 50 गिन्नी ऐड करके मुझे दे दो। अब देखिए, अब इसको दे देना चाहिए था ना इस व्यक्ति को उसे, लेकिन लालच, ये लालची लोग जो है ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। अब इसको लालच आ गया, भाई जब 50 गिन्नी मिल सकती है मुझे, तो 100 गिन्नी क्यों नहीं मिल सकती? उसने कह दिया मैं इसे 100 गिन्नी से कम नहीं दूंगा, मतलब 100 गिन्नी एक्स्ट्रा, इतनी मुझे चाहिए, 100 गिन्नी का प्रॉफिट चाहिए, तब मैं इसको सेल करूंगा। अब उसको लग गया कि ये बिक जाएगी, लेकिन क्या पॉसिबल थी? पॉसिबल नहीं थी, बट पॉसिबल हो गई। इस व्यक्ति ने 100 गिनी, मतलब जो दूसरा व्यक्ति था जिस इस व्यक्ति से खरीद रहा है, उसने 100 गिनी प्लस करके उसको दे दी। इस तरह से ये जो व्यक्ति था, ये केवल और केवल इकोनॉमिकली जो कंडीशन थी उससे में भी स्ट्रांग हुआ, और बल्कि अपनी जो बुरी स्थिति थी जिसमें वो फंस चुका था उससे भी निकल पाया। इसको बोलते हैं लक। टाइट कॉर्नर्स में भी लक काम कर गया। तो लक भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है दोस्तों। आपने देखा होगा कि आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी 1-2 नंबर से आप रह जाते हैं। और वो लोग जो मेहनत नहीं करते, जो पढ़ते नहीं हैं, वो बाय लक तुक्कों में पास कर जाते हैं, एग्जाम्स निकल जाते हैं। तो लक मैटर करता है, लक मीन्स अ लॉट। तो दोस्तों अपना भाग्य भी उदय रखें, और जो भी आपके धर्म के अनुसार चीजें होती हों, आस्था हो, वो रखनी चाहिए और भगवान में प्रार्थना करनी चाहिए। और इसके अलावा मैं तो आपसे ये भी कहूंगा, जो रत्न आपको लगता हो कि आपकी राशि आपकी ग्रहों के अनुकूल है, उसको भी आपको जरूर धारण करना चाहिए। क्योंकि आप माने या ना माने, लेकिन ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर तो बड़े अंधविश्वास वाली बातें कर रहे हैं। मैं अंधविश्वास वाली बातें नहीं कर रहा दोस्तों, मैं धर्म की बातें कर रहा हूं, मैं आध्यात्मिकता की बातें कर रहा हूं। और ईश्वर है तो ये सब चीजें भी हैं, तो इन पर विश्वास कीजिए। अपने लक को भी बनाइए, और लक को बनाने के लिए जो भी आपके अनुकूल रत्न हों वो आप धारण कर सकते हैं, उनको पहनिए। और खाली पहनने से कुछ नहीं होगा, जिस ईश्वर में आप आस्था रखते हो उसकी मन से, सच्चे मन से आराधना कीजिए। दिन रात अपने निकालिए, सुबह को भी शाम को भी टाइम भगवान के लिए, जहां पर आप वो शांति प्राप्त कर सकें, वो आध्यात्मिकता प्राप्त कर सकें, और कुछ पल के लिए इस दुनिया, इस समाज, इन सबको छोड़ के ध्यान धारण कीजिए, ध्यान लगाइए। जब आप वो ध्यान लगाएंगे तो इससे आपका भाग्य भी उदय होगा, और आपका जो भाग्य है वो मजबूत होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर जो ये एसेज आपको समझ में आए हों और क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।